Students, we were on the load calculation that was over the waste slab, the dead load of a waste slab. तो हम क्या कर रहे थे, वेस्ट स्लैब का डेड लोड निकाल रहे थे. डेड लोड हमको किस फॉर्म में चाहिए, 10 किलोन्यूटन पर मीटर. फॉर्मूला हमने निकाल लिया था. एरिया इंटू डेंसिटी विल गिव यू द डेड लोड. एरिया इंटू डेंसिटी विल गिव यू द डेड लोड इन किलोन्यूटन पर मीटर. इन किलोन्यूटन पर मीटर, क्योंकि इसकी यूनिट होती है किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर और इसकी यूनिट होती है मीटर क्यूब और एक मीटर स्क्वायर. तो किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब को मीटर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको यूनिट मिलेगी किलोन्यूटन पर मीटर. अब एरिया को मैंने स्प्लिट किया इंटू बी इंटू डी. ओके, बी इंटू डी. अब आप क्या कर रहे हो, एक वेस्ट स्लैब का डेड लोड निकाल रहे हो. वेस्ट स्लैब पर उसकी लेंथ कितनी है हमको नहीं पता. हम क्या कर रहे हैं सर, 1 मीटर डिजाइन लेंथ पर काम कर रहे हैं. तो 1 मीटर में कितना लोड आ रहा है वो निकाल रहे हैं. तो सबसे पहले तो बी कितना रहेगा और 1 मीटर डिजाइन लेंथ, ये बी कितना रहेगा हमको नहीं पता. तो हम क्या कर रहे हैं, इतने पोर्शन का पहले लेंथ निकाल लेंगे कि कितना लेंथ है भाई. फिर क्या करेंगे, नंबर्स से मल्टीप्लाई कर देंगे. 1 2 3 4 कितने नंबर्स आ रहे हैं इन 1 मीटर डिजाइन लेंथ वो हम निकाल लेंगे. तो हमने पहले ये इंक्लाइन लेंथ कैसे निकाला, विद द हेल्प ऑफ अ स्टेप. विद द हेल्प ऑफ अ स्टेप. स्टेप का ट्रेड और राइजर ने हेल्प किया हमको ये इंक्लाइन लेंथ निकालने में. देखिए ये ट्रायंगल बन गया. ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगा के हमको ये हाइपोटेनियस मिल जाएगा. अगर ये हमको हाइपोटेनियस यानी कि इंक्लाइन लेंथ मिल जाता है तो इसका मल्टीप्लाइड बाय विद द नंबर ऑफ स्टेप्स कर देंगे. ठीक है, तो मैंने वही किया, पहले इंक्लाइन लेंथ निकाला अंडर रूट ऑफ सी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर करके, और उसको क्या किया विथ नंबर्स, नंबर ऑफ स्टेप्स इन 1 मीटर डिजाइन लेंथ से मल्टीप्लाई कर दिया. ये क्या किया मैंने, ये इंक्लाइन लेंथ ऑफ 1 स्टेप निकाला और उसको मल्टीप्लाइड विथ नंबर ऑफ स्टेप्स इन 1 मीटर डिजाइन लेंथ से मल्टीप्लाई कर दिया. ठीक है, तो पहली लेंथ निकाला और 1 मीटर डिजाइन लेंथ 1/t कैसे होता है देखते हैं. तो 1 मीटर डिवाइड बाय एक टुकड़ा, एक टुकड़ा इज टी. 1 मीटर डिवाइड बाय एक टुकड़ा कर दिया. ठीक है, तो पता चल गया कितनी स्टेप आ रही है. ठीक है, नंबर ऑफ स्टेप इन 1 मीटर लेंथ कैसे निकाला, 1 मीटर डिवाइड बाय एक टुकड़ा यानी कि 1 मीटर डिवाइड बाय 0.25. तो पता चल गया कि 4 नंबर्स आ रहे हैं इन 1 मीटर डिजाइन लेंथ. आई होप ये क्लियर हुआ है आपको. उसको फिर मल्टीप्लाइड बाय डी कर दिया 0.16 और गामा 25. आई होप क्लियर है आपको. वैल्यू कितनी आती है चेक कर लेते हैं. मैं इसको मिटा दूं तो वैल्यू कितनी आती है, मेरे पास वैल्यू लिखी हुई है दैट इज 4.67 किलो न्यूटन पर मीटर इज द वैल्यू ऑफ डेड लोड ऑफ अ वेस्ट स्लैब. 4.67 is the value for the dead load of a waste slab. आगे बढ़ते तो द नेक्स्ट लोड जो आने वाला है, मिटा दे रहा हूं मैं. अब नेक्स्ट इज लाइव लोड, जिसको हम WL से डिनोट करते हैं. WL लाइव लोड. लाइव लोड की वैल्यू इज गिवन टू यू 3 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. लेकिन आपको वैल्यू किस में चाहिए, किलो न्यूटन पर मीटर, क्योंकि आपका यूडीएल फॉर्म रहेगा. तो आप क्या करोगे, 1 मीटर डिजाइन लेंथ से इसको मल्टीप्लाई करोगे, यू विल गेट द वैल्यू इन किलो न्यूटन पर मीटर. ठीक है, लेट्स कम टू the next load, that is floor finish, that is WF. Again that is given to you, WF is given to you that is 0.5 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. आप उसको 1 मीटर डिजाइन लेंथ से मल्टीप्लाई करोगे, सेम वही वैल्यू आ जाएगी 0.5 किलो न्यूटन पर मीटर. ठीक है, देखिए लाइव लोड अगर गिवन नहीं रहता है, इफ यू आर नॉट प्रोवाइडेड विद अ लाइव लोड इन द गिवन
data, then directly you are going to assume it as 3 kilonewton per meter. Similarly, the case is for floor finish. The floor finish value, if it is not given to you in a given data, directly you are going to assume it as 0.5 kilonewton per meter. Hope it is clear to you. Let's come to the next load. देखिए आपने ध्यान दीजिए क्या किया है अभी तक लोड में. आपने एक बेस स्लैब जो स्टेप्स के नीचे रहती है उस पर उसका खुद का लोड, ये कंक्रीट जितना भरा है उसका खुद का लोड निकाला. पूरी लेंथ के लिए निकाला क्या? नहीं, ये आपने पूरी लेंथ के लिए नहीं निकाला. आपने क्या किया? 1 मीटर डिजाइन लेंथ कंसिडर किया, उसके लिए इंक्लाइन लेंथ निकाला. 1 मीटर हॉरिजॉन्टल लेंथ कंसिडर किया, उसके लिए इंक्लाइन लेंथ निकाला. किसकी हेल्प से? एक एक की हेल्प से. ये एक कैसे निकाला? स्टेप की हेल्प से. स्टेप की हेल्प से ये इंक्लाइन लेंथ एक निकाला और उसको मल्टीप्लाइड विद नंबर्स कर दिया. नंबर्स का लाया 1 मीटर डिवाइड बाय एक टुकड़ा. क्लियर है? 1 मीटर डिवाइड बाय एक टुकड़ा, पता चल गया 4 स्टेप आ रही है. तो एक स्टेप का जो लेंथ आया मल्टीप्लाइड बाय 4 नंबर, तो आपको टोटल इतनी लेंथ मिल गई है. होप ये क्लियर है आपको? ठीक है ना? तो आपने ये 1 मीटर के लिए डेड लोड निकाल लिया. अब ये स्टेप जो है, ये स्टेप के ऊपर लोड आएगा हम लोग का, चलने वालों का लाइव लोड गिवन था, आपने वो भी निकाल लिया. फ्लोर फिनिश, इसको आप टाइलिंग वगैरह करोगे, उसका लोड गिवन था, उसको भी आपने निकाल लिया. अब लेकिन ये स्टेप का लोड निकाला क्या आपने? क्या ये स्टेप का लोड फाउंड आउट हुआ अभी तक? नहीं. इसमें भी तो मटेरियल भरा है कंक्रीट, इसका भी तो लोड निकालना पड़ेगा. तो सेल्फ लोड ऑफ, पॉइंट नंबर 4, सेल्फ लोड या सेल्फ वेट ऑफ स्टेप्स हमें निकालना है. तो इसको मैं किससे दे रहा हूँ? डेड लोड ऑफ अ स्टेप से डिनोट कर रहा हूँ. तो डेड लोड ऑफ अ स्टेप कैसे निकालोगे? अगेन वैसे ही निकालोगे, एरिया इंटू डेंसिटी, क्योंकि आपको यूनिट क्या चाहिए? किलो न्यूटन पर मीटर. एरिया ऑफ 1 स्टेप लेता हूँ मैं, सिंपल काम करता हूँ. एक स्टेप लेता हूँ थ्रेड और राइजर, एक स्टेप लूंगा तो मल्टीप्लाइड विथ नंबर्स कर दूंगा. ठीक है ना? और फिर डेंसिटी से कर दूंगा. खत्म. इसका एरिया ले लूंगा, इसको मल्टीप्लाइड विथ नंबर ऑफ स्टेप्स जो 1 मीटर में आती है, और इसको डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दूंगा. दैट इज एनफ. एरिया ऑफ 1 स्टेप इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. ये हो गया एरिया ऑफ 1 स्टेप. इसको क्या करूंगा? मल्टीप्लाई करूंगा विथ नंबर ऑफ स्टेप्स. नंबर ऑफ स्टेप्स आपको पता है, एक मीटर में कितने टुकड़े आ रहे हैं, वो नंबर पता चल जाते. सीधा सीधा इसको आप 4 भी लिख सकते हो. ठीक है ना? अपन 1/t के हिसाब से ही चलेंगे. तो ये नंबर्स आपने मल्टीप्लाई कर दिया, मैं इसको मिटा दे रहा हूँ. ये आपका बन गया एरिया. जिसमें ये था एरिया ऑफ 1 स्टेप को आपने किससे मल्टीप्लाई किया? नंबर ऑफ स्टेप. ठीक है, एरिया हो गया. इसको आप मल्टीप्लाई करते रहो 25 आपकी डेंसिटी से. इसका आंसर कितना आ रहा है देखिए, मेरे पास लिखा हुआ है द वैल्यू इज 1.875 किलो न्यूटन पर मीटर. आई होप क्लियर है आपको. आई होप स्टूडेंट्स क्लियर है आपको सब. तो आपके पूरे लोड हो गए. इस बेस स्लैब का डेड लोड, इस स्टेप का डेड लोड जो कि अभी निकाला, इस पर लाइव लोड कितना आने वाला है, और इसकी टाइलिंग वाइलिंग की है तो फ्लोर फिनिश कितना है. पूरा लोड ले लिया आपने, इसके अलावा तो और कोई लोड आना नहीं है. इसको हम सम अप कर देते हैं. लेट्स सम अप द लोड एंड फाइंड आउट द टोटल लोड. टोटल लोड दैट इज W. कैसे निकलेंगे? डेड लोड ऑफ अ बेस स्लैब प्लस लाइव लोड प्लस फ्लोर फिनिश प्लस डेड लोड ऑफ अ स्टेप. सभी की वैल्यू आपको पता है. इसकी वैल्यू आई थी 4.67, इसकी वैल्यू है 3, इसकी वैल्यू है
0.5 और इसकी वैल्यू है 1.875। सम अप करते हैं, ये वैल्यू आती है 10.0 समथिंग, 045। आपके पास अगर वैल्यू थोड़ी बहुत ऊपर नीचे होती है, फ्लक्चुएट, तो इट डजंट मेक मच डिफरेंस, डोंट वरी अबाउट इट। अगर ये 10.5, 10.4, 9.7 एनीथिंग के आगे पीछे थोड़ा बहुत होता है, इट डजंट मेक मच डिफरेंस ओवर द डिजाइन, सो डोंट टेक इट on that level. Okay, so this is your total load. This is the actual load that is coming over your staircase. But are you going to design your staircase for the actual load? No, you are never going to design anything on the actual load. You are going to take it on the safer side. So for taking your load to the safer side, that means taking your load to the higher side. By doing what? By just multiplying it with the factor of safety. By just multiplying it with the factor of safety. So what we are going to do is getting out the ultimate load, which is by the multiplication of factor of safety. So 10.045 multiplied by 1.5, which is our factor of safety, हमको वैल्यू मिलती है, दैट इज 15.05 किलो न्यूटन पर मीटर। दिस इज द अल्टीमेट लोड जिसके लिए आप डिजाइन करोगे। लोड से आप क्या निकाल सकते हो? द मोमेंट। विद द हेल्प ऑफ लोड you will find out the moment, and I have already written the क्या कहेंगे उसे, step for determining the ultimate moment. So for ultimate moment, the formula for a simply supported beam carrying a UDL of 15.05 kilonewton per meter, simply supported beam है, WL square by 8 will be the formula for ultimate moment. But आप W के लिए काम कर रहे हो क्या? नहीं, you are working on for WU, that is ultimate load. Are you working for L? No, you are working for L effective. कितना लेंथ इफेक्ट कर रहा है, you are working over it. हो गया? कितना हुआ? मेरा अगर चल ही रहा है, नहीं नहीं कोई काम हुआ ना, बस वो है ना, मैं इसको पॉज करूँ। So, students, what we were discussing is over the ultimate bending moment that is coming over your staircase. So, for your simply supported beam, your slab is acting like a simply supported beam. It is carrying a load UDL of 15.05 kilonewton. The maximum ultimate moment, ultimate bending moment will be, formula क्या होगा? WL square by 8. But are you working for W? No. You are working for ultimate load. Are you working for L? No. You are working for L effective. तो डब्ल्यू यू एल इफेक्टिव स्क्वायर बाय 8 वैल्यू पुट अप किया मैंने, डब्ल्यू की एल इफेक्टिव की 8 वैल्यू आई मेरी, बेंडिंग मोमेंट की अल्टीमेट इज 26.46 किलो न्यूटन मीटर। नाउ व्हाट यू हैव फाउंड आउट इज, विद द हेल्प ऑफ लोड यू हैव फाउंड आउट द मोमेंट, विद द हेल्प ऑफ अल्टीमेट लोड यू हैव फाउंड आउट द अल्टीमेट मोमेंट, कि अल्टीमेट मोमेंट मेरे स्टेयर केस पर आ कितना रहा है। अब ये मोमेंट क्या करेगा? मेरी स्टेप को बेंडिंग देगा, ठीक है ना। अब वो बेंडिंग्स को कौन रेजिस्ट करेगा? मेरी डेप्थ। तो क्या मैंने जो डेप्थ लिया वो सही है या नहीं है? आई विल हैव टू चेक इट। ओके, क्या मेरी जो डेप्थ है 140 एंड 160, इज इट सफिशिएंट टू कैरी दिस मच ऑफ मोमेंट और नॉट? हमको चेक करना पड़ेगा। किससे चेक करेंगे? हाउ वी आर गोइंग टू डू दिस? वी आर गोइंग टू चेक फॉर डेप्थ by simply equating our ultimate moment with the limiting moment. The limiting moment for FE FCK20 is 0.138 FCK B D square, and your MU is 26.46 10 to the power 6 Newton mm. Okay, where this value is 20, this is your 1000. ये आपको फाइंड आउट करना है कि आपका डी कितना आएगा। चेक करिए आप कितना वैल्यू आता है। ये क्या होगा? दिस डी विल बी द रिक्वायर्ड डेप्थ अकॉर्डिंग टू द मोमेंट कमिंग एंड अकॉर्डिंग टू द लिमिटिंग मोमेंट, अकॉर्डिंग टू द लिमिटिंग मोमेंट एंड अकॉर्डिंग टू द लोड दैट इज कमिंग। हमको पता चल जाएगा कि कितना डेप्थ रिक्वायर्ड है, फिर हम इसको कंपेयर करेंगे विद द डेप्थ विच वी हैव अडॉप्टेड। ओके, तो हमारी अडॉप्टेड डेप्थ हायर साइड में होना चाहिए विद दिस मिनिमम डेप्थ इन कंपैरिजन टू दिस
मिनिमम डेप्थ, हमारी डेप्थ ऊपर होनी चाहिए, अदरवाइज हम अनसेफ जा रहे थे। ठीक है, चेक करते हैं कितना डेप्थ आ रहा है। मेरे पास लिखा हुआ है द वैल्यू ऑफ डेप्थ इज 97.91 97.91 mm, इतनी मिनिमम डेप्थ रिक्वायर्ड है। तो हमारी डेप्थ इससे ज्यादा है या नहीं? यस, आर डेप्थ इज मोर देन दैट, दैट इज 140 mm। तो हम लिखेंगे सिंस डेप्थ अडॉप्टेड is more than minimum required depth, therefore provide D as 140 mm and capital D as 160 mm। ये हमारी डेप्थ तो फाइनल हो गई है, 140 as a effective depth and 160 as the overall depth according to the moment that is coming over the load, that is coming over the staircase। उसके हिसाब से मिनिमम डेप्थ इतना लग रहा है, लेकिन हम सेफर साइड में, यानी जितना हम ले रहे थे दैट इज मच ऑन द सेफर साइड, तो वी आर रनिंग सेफली फॉर द डिजाइन। ओके, तो नाउ सिंस हमारा मोमेंट रेडी है, हमारा डेप्थ चेक हो गया, यानी कि हम जो डेप्थ ले रहे हैं दैट इज कंप्लीटली सेफ। ठीक है, मोमेंट कितना आ रहा है दैट इज ऑल्सो नोन टू अस। अब ये मोमेंट क्या करेगा? ये मोमेंट बेंडिंग करेगा, ठीक है ना, बेंडिंग करेगा। जिसको कौन रेजिस्ट करेगा? द डेप्थ ऑफ योर वेस्ट स्लैब एंड द रेनफोर्समेंट इन इट, एंड द रेनफोर्समेंट इन इट। So you need to design the main reinforcement now with the help of this movement that is coming over your staircase. So let's come to the next step, that is step number 8, that is design of main reinforcement. I hope students आपको क्लियर हो रहा है, और हम पेस हमारा ठीक है, हम कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा फास्ट तो नहीं जा रहे हैं। So let's come to the next step, that is step number 8, that is design of main reinforcement, जिसको किससे डिनोट करते हैं? AST से, और मेन रेनफोर्समेंट से AST मेन। फॉर्मूला आप सबको पता है 0.5 FCK अपॉन FY 1 माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 4.6 MU अपॉन FCK B D स्क्वायर into B and D, where B is 1000 and D is 140। ये तो पता है आपको 20, MU आपको पता है आपको, तो इतना कितना है 26.46 10 to the power 6। सीधा सीधा वैल्यू डालिए और AST मेन निकालिए कि कितना आ रहा है। अच्छा, इसके लिए आपने बार कितना अज्यूम किया है, पहले वो लिख देंगे आप। अज्यूम्ड डाया ऑफ मेन बार इज इक्वल टू 10 mm। assumed dia of main bar is 10 mm। ठीक है, तो वैल्यू कितना आ रहा है AST मेन का? मेरे पास वैल्यू लिखा है, द वैल्यू ऑफ AST मेन इज 572.27। 572.27 mm स्क्वायर, इतना एरिया ऑफ स्टील, इतना स्टील लग रहा है हमको 572.27। ठीक है, बार कितना लिया है? 10 mm का। अब AST को इस फॉर्म में डाल सकते हैं कि हम एरिया के फॉर्म में? नहीं डाल सकते, तो हमको क्या करना पड़ेगा? उसको नंबर के फॉर्म में या स्पेसिंग के फॉर्म में डालना पड़ेगा। क्योंकि हमने 1 मीटर डिजाइन किया है, तो हम क्या करेंगे? हम स्पेसिंग निकालेंगे, क्योंकि हमको टोटल लेंथ पता है कि कहाँ से कहाँ तक हमारी लेंथ है। नहीं, हम किसके लिए डिजाइन कर रहे हैं? 1 मीटर के लिए। तो हम क्या करेंगे? स्पेसिंग निकाल के छोड़ देंगे। तो क्या होगा? स्पेसिंग पे डालते 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 जब 1 मीटर कंप्लीट हो जाएगा, तो आगे भी वो स्पेसिंग के हिसाब से वो पूरा कवर हो जाएगा। ठीक है ना? तो एक्चुअल लेंथ जब हमको पता ही नहीं, तो हम नंबर कैसे निकाल सकते हैं? इतनी लेंथ पता होती तो हम नंबर्स निकाल लेते थे, हाँ भाई कितने नंबर्स आने वाले। लेकिन लेंथ कितनी नहीं पता, हम 1 मीटर के लिए डिजाइन कर रहे हैं, तो सिंपली हम स्पेसिंग निकाल लेते हैं। ठीक है, तो स्पेसिंग कैसे निकाली जाती है आपको पता होगा। AST ऑफ 1 बार, AST ऑफ 1 अपॉन टोटल AST
multiplied by 1000. This is the formula for ASC. Apply this formula and get the value for your spacing. Spacing, that is S. ASC of 1 bar is 5/4. कितने का बार है? 10 का. This is your ASC of 1 bar. ASC total is 572.27. इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 1000 से. The spacing comes out to be, मेरे पास वैल्यू लिखी हुई है 137.24. अब इसको हम क्या करते हैं, पीछे राउंड ऑफ करते हैं. तो हम कितना राउंड ऑफ करेंगे? 135 या 130 mm सेंटर टू सेंटर. दिस इज द स्पेसिंग. आई होप स्टूडेंट्स क्लियर हो गया आपको ये. So let's come to the next thing is distribution reinforcement. अब हम निकालते हैं the distribution reinforcement. ASC distribution is ASC minimum. Distribution reinforcement कितना डालते हैं हम? मिनिमम. ASC minimum का फॉर्मूला सभी को पता है कि नहीं पता है? ASC minimum का फॉर्मूला क्या होता है? डिजाइन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन reinforcement. FE 250 के लिए, FE 415 के लिए और FE 500 के लिए, इन दो के लिए एक वैल्यू रहती है और इसके लिए एक वैल्यू रहती है. इसका रहता है ASC डिस्ट्रीब्यूशन है, ये आप ध्यान रखेंगे. और इन दोनों के लिए ये ध्यान रखेंगे आप लोग. और FE 250 ASC डिस्ट्रीब्यूशन इज 0.15% BD और ये 0.12% BD. ध्यान रखना है स्टूडेंट को. ओके, आगे बढ़े. We are almost at the verge of ending this design. Just keep patient for another 5 minutes. We are almost done. हाँ, ASC distribution is equal to ASC minimum और अपनी कंडीशन 415 वाली है, इसलिए वो आएगा 0.12% B इंटू कैपिटल D. तो आप निकाल लीजिए 0.12. ये हो गया परसेंट, ये हो गया B, ये हो गया D. वैल्यू इज कमिंग आउट टू बी, मेरे पास वैल्यू है 192 mm square. 192 mm square is the value of ASC distribution. अगेन इसका हम स्पेसिंग निकाल लेंगे. स्पेसिंग कैसे निकालेंगे? ASC of 1 अपॉन टोटल ASC मल्टीप्लाइड बाय 1000. तो ASC of 1 बार इज 5/4 इंटू इसका डायमीटर एज्यूम करना पड़ेगा. डाया ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बार कितना लोगे? 6 mm का बार तो चलता नहीं है अब, तो 10 mm तो मेन डाला है, तो डिस्ट्रीब्यूशन कितना डालेंगे? 10 से छोटा, दैट इज 8 mm. तो 5/4 8 स्क्वायर अपॉन टोटल ASC इज 192 और मल्टीप्लाइड बाय 1000. तो स्पेसिंग कितना आ रहा है चेक करो. मेरे पास लिखा हुआ है स्पेसिंग इज 261.7 mm. इसको राउंड ऑफ कर लेता हूँ पीछे ले जाके, या 260 या 250 जो लगता है हमको वो कर लेते हैं. 260 mm सेंटर टू सेंटर या 250 mm सेंटर टू सेंटर, एनीथिंग इज लाइक फिजिबल टू दिस बिकॉज दिस इज द डिस्ट्रीब्यूशन रेनफोर्समेंट. थोड़ा बहुत आगे पीछे चलता है. तो वी आर डन विद इट. यू नीड टू, अब रेनफोर्समेंट तो हो गया हमारा, इसके ऊपर आपको एक स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा. हेंस provide a main reinforcement
as of 10 mm phi at कितना mm सेंटर टू सेंटर था 130 mm center to center and distribution reinforcement of 8 mm phi at 260 या 250 mm सेंटर टू सेंटर। आई होप क्लियर हो गया, ये आगे बढ़ सकते हैं। आओ, हमको शेयर को चेक करना पड़ेगा कि शेयर फेलियर तो नहीं हो रहा है। तो लास्ट स्टेप, आई थिंक स्टेप नंबर 10, चेक फॉर शेयर, ये हमको करना पड़ेगा। चेक फॉर शेयर, शेयर फोर्स का कैलकुलेशन फॉर शेयर फोर्स इज VU फॉर दिस सिंपली सपोर्टेड बीम कैरिंग अ UDL। VU का फॉर्मूला क्या होता है आप सभी को पता है, आपने फॉर्म में पढ़ा है, WU/L/2, WU/L/2। आप L कौन सा लोगे, L इफेक्टिव, ठीक है ना। ये कितना वैल्यू था 15.05 10⁻3, L इफेक्टिव इज 3750। एक काम करो ना, इसको आप किलो न्यूटन के फॉर्म में निकालो। 15.05 इंटू 3.75 डिवाइड बाई 2, वैल्यू कितना आ रहा है इन द फॉर्म ऑफ किलो न्यूटन। मेरे पास वैल्यू लिखा हुआ है, दैट इज 28.22। 28.22 इज द वैल्यू ऑफ शेयर फोर्स। क्या आप शेयर फोर्स से शेयर स्ट्रेस निकाल सकते हो? क्या आप शेयर फोर्स से शेयर स्ट्रेस निकाल सकते हो? हाँ बिल्कुल निकाल सकते हैं। व्हाट इज शेयर स्ट्रेस? इट इज अ स्ट्रेस, जैसे कि फोर्स था तो किलो न्यूटन में आया, स्ट्रेस रहेगा नॉमिनल शेयर स्ट्रेस टाउ वी, क्योंकि ये स्ट्रेस है तो किसमें आएगा, किलो न्यूटन पर मीटर या न्यूटन पर mm², ठीक है ना। ठीक है, न्यूटन पर mm² में निकालता हूँ। ठीक है, आपका ये यहाँ क्या रहेगा, टाउ वी का फॉर्मूला क्या है, जब यूनिट बता दिया मैंने तो ऊपर क्या रहेगा, फोर्स रहेगा। फोर्स कौन सा रहेगा, शेयर फोर्स रहेगा। शेयर फोर्स इज VU। नीचे क्या लग रहा है, एरिया लग रहा है। एरिया में क्या आएगा आपका, एरिया में क्या आएगा, B इंटू स्मॉल डी, B इंटू स्मॉल डी, ठीक है ना। VU कितना आया आपका 28.22, किलो न्यूटन को न्यूटन में 10⁻3, B इज 1000 और D is 140. The value of tau v comes out to be 0.2 न्यूटन पर mm²। तो आपका tau v मिल गया है 0.2। Your tau v is your nominal shear stress, which should always be less than the permissible shear stress, that is tau c. Your tau v should be less than tau c, ये आपने RCC में पढ़ा है। Your permissible shear stress should be less than your nominal shear stress should be less than the permissible shear stress। अब shear stress permissible कैसे निकालते हैं, tau c आपको तो पता है, it depends on the percentage of steel।
It depends on the percentage of steel. तो पहले परसेंटेज ऑफ स्टील निकाल लेते हैं. फॉर्मूला फॉर परसेंटेज ऑफ स्टील is given on IS 456-2000 page number 73. Percentage of steel is AC upon BD into 100. AC upon BD into 100. अब AC कितना था अपना? AC कितना था? 572.27. Correct. 572.27. This is 1000. This is 140 multiplied by 100. Take out the percentage of steel. This is IS 456 में in 2000. I think page number 72 somewhere. 72, 76 somewhere. I'm not finding it exactly where it is. 72 or 73, I think. 73. Okay, somewhere over here. The formula for percentage of steel is given to you. That is ASC by BD into 100, where ASC of main steel is 572.27. D and D multiplied by 100. Take out the value of percentage of steel. I am finding it out as 0.408 is the percentage of steel. Now, with the help of this percentage of steel, you can calculate tau C from table number 19 of page number 73. From table number 19 of page number 73. Table number 19. For the percentage of steel, the value of tau C is given over there. 0.25 के लिए है, 0.5 के लिए है, जहाँ आप बीच में अटक रहे हो 0.408 पर. तीनों की वैल्यूज हम देख लेते हैं. ये तो हमको निकालना है. ठीक है. दिस वैल्यू इज गिवन टू यू डायरेक्टली. हम इसकी वैल्यूज डाल देते हैं. मैं चेक कर ले तो क्या वैल्यूज है. 0.25 के लिए 0.36 और 0.5 के लिए 0.48. तो हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इंटरपोलेशन. आप इंटरपोलेशन करना तो आपको आता है. डायरेक्टली आप इंटरपोलेशन करके ताउ सी की वैल्यू निकाल सकते हो. मुझे वैल्यू मिल रही है ताउ सी की 0.435. So tau c value comes out to be 0.435. Now tau v, is it less than tau c? Please check. Tau v की वैल्यू कितनी थी? 0.2. Yes, it is less than tau c 0.435. Then your design is safe in shear. Then your design is safe in shear. ठीक है. अब अगर अनसेफ आता तो क्या करते थे वो चेक कर लेते हैं. इसको मैं डिजाइन को इरेज कर देता हूँ. क्या किया आपने उस पर जाइए वापस से. What have you done in this? You have taken BU. कैसे निकाला? WU L effective by 2. ये तो जितना आना है उतना आना है. इसके बाद क्या निकाला? ताउ बी BU अपॉन BD. इसका वैल्यू कितना आया? 0.2. इसका वैल्यू अगर ज्यादा आता 0.3, 0.4, 0.5. सपोज हम मान लेते इसकी वैल्यू 0.5 आ रही है. क्या वजह से 0.5 आती थी? डिनोमिनेटर की वजह से. न्यूमरेटर तो हम चेंज नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये लोड तो जो आना है एल इफेक्टिव जो है वो है. तो इट कैनॉट बी चेंज. दिस इज अनचेंज थिंग. तो इट कैनॉट बी चेंज. दिस इज 1 मीटर डिजाइन. इट इज ऑल्सो कैनॉट बी चेंज. ठीक है. आप देखिए 0.2 आया तो उसकी रिस्पॉन्सिबल इसकी डेप्थ है. ठीक है. 0.3 आता उसका क्या मतलब होता है? इसकी वैल्यू 140 से कम है. सपोज जो भी है 130. अगर ये वैल्यू 0.4 आती तो इसका पता चलता कि इसकी वैल्यू और कम है, 110 है. 0.5 आती तो पता चलता और कम है. भैया हम कहीं 100 के आसपास तो नहीं है, यानी नीचे उतर रहे कहने का मतलब. अब आपकी ताउसी की वैल्यू तो चेंज नहीं हो सकती है.
टाउ सी तो इतने रहेगा। अगर ये 0.5 आता है तो किस वजह से आएगा? डेप्थ की वजह से। तो ये 0.2 किसकी वजह से आया है? अगेन ये डेप्थ की वजह से आया है, जो आपकी डेप्थ है 140। तो अगर 140 पर आपकी वैल्यू ज्यादा मिलती, सपोज कर रहे हैं कि डेप्थ अगर 140 है और टाउ वी की वैल्यू ज्यादा मिलती, तो आपका सेफ नहीं अनसेफ होता था इन शेयर। तो आपको क्या करना पड़ता था? आपकी डेप्थ को बढ़ाना पड़ता था फ्रॉम 140, आपको इसको ऊपर ले जाना पड़ता था 150 या 160 पर। ठीक है, आपको रीडिजाइन करना पड़ता था बाय चेंजिंग योर डेप्थ। ऊपर उठाना पड़ता था डेप्थ को फ्रॉम 140 टू 150, 60, 70 एनीवेयर। ओके, so what plays a role in making your shear stress safe is your depth. If you will increase the depth of your base slab, you will find that staircase is safe against shear also. Okay, so that is all about the design of staircase. Now let's come over the reinforcement detailing. Reinforcement detailing जो कि प्राइम पार्ट है आपके डिजाइन का एंड द फाइनल पार्ट। तो reinforcement detailing, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा, प्लीज एडजस्ट कर लीजिए, because I'm not working on a notebook but on a board. So there will be some mistake that is going to take place in the leveling. Okay, kindly consider it. So let's put on the main reinforcement in it. See how your main reinforcement works. Reinforcement कहाँ आएगा आपका main? The main reinforcement will be at the bottom. So main reinforcement will be at the bottom. तो cover से दूर रहेगा. This will be your main reinforcement provided throughout. ये थ्रू आउट आपका मेन रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करेगा। अब इसको कैसे डिटेलिंग किया जाता है? इसको हम बॉटम पे चलाते हैं ऑन अ बेस स्लैब, और जब ये लैंडिंग में आता है तो इसको हम ऊपर ले जा लेते हैं। जब ये लैंडिंग में आता है तो हम इसको ऊपर ले जा लेते हैं। ठीक है, सॉरी थोड़ा सा कर्व आ रहा है, कर्व नहीं आना चाहिए, सीधा रहना चाहिए। यहाँ पे हम कर्व कर देंगे। आई होप ये क्लियर है आपको। यहाँ पर भी कैसा करेंगे हम? बॉटम में रहेगा लेकिन लैंडिंग में ऊपर आएगा। ठीक है, दिस इज योर एएससी मेन, जो कि कितना है 10 mm फाई एट आई थिंक 130 mm सेंटर टू सेंटर। Now the distribution reinforcement. Distribution reinforcement कैसे आएगी? और distribution reinforcement will be in the transverse direction, है ना? This will be your distribution reinforcement. अब यहाँ ऊपर नहीं आएंगे क्योंकि वो कवर को डिस्टर्ब कर देंगे, तो यहाँ नीचे आएगी। ठीक है, आई होप ये क्लियर है आपको। ठीक है, नाउ दिस इज योर distribution reinforcement 8 mm phi at 260 mm सेंटर टू सेंटर। अब ऊपर में तो रेनफोर्समेंट है ही नहीं, तो हम क्या करते हैं, हमारे डिस्ट्रीब्यूशन रेनफोर्समेंट को ऊपर में भी प्रोवाइड कर देते हैं। इस तरीके से हम उसको
एक सर्टेन लेंथ तक ले जाकर खत्म कर देते हैं। सिमिलरली यहाँ पर भी एक बॉटम से रेनफोर्समेंट डिस्ट्रीब्यूशन रेनफोर्समेंट निकालते हैं। ऐसा लाके खत्म कर देते हैं। ठीक है, इसमें भी हम ट्रांसवर्स में डिस्ट्रीब्यूशन रेनफोर्समेंट डाल देते हैं। देखिए आप, आपको कवर्स को डिस्टर्ब नहीं करना है। कवर यहाँ पे इसलिए आप इसको ऊपर ला लिया डिस्ट्रीब्यूशन रेनफोर्समेंट। कवर्स को डिस्टर्ब नहीं करते हैं। यहाँ देखिए, कवर को डिस्टर्ब नहीं करा, कवर को डिस्टर्ब नहीं किया, कवर कवर डिस्टर्ब नहीं करते। तो दिस इज ऑल्सो योर डिस्ट्रीब्यूशन रेनफोर्समेंट, दिस इज ऑल्सो योर डिस्ट्रीब्यूशन रेनफोर्समेंट। आई होप ये क्लियर हो गया आप लोग को। दिस इज व्हाट योर रेनफोर्समेंट डिटेलिंग इज काइंड ऑफ। ओके, तो आप डेप्थ भी शो कर दो, ये कितनी डेप्थ है। So that is all about the design of staircase. I hope students ये clear हो गया आप लोग को. With this we are cutting off with this particular unit, and thank you very much.